देखो भाई, G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 जो कि एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। वैसे तो इसका आयोजन हर साल कराया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में फ्रांस में जो इसका आयोजन चल रहा है ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये सबसे ज्यादा सुर्खियां इस बार बटोर रहा है और चर्चा में रहने के इसके कई सारे कारण हैं। एक तो इस बार इस सम्मेलन में भारत का दबदबा देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी की एंट्री करते ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाना और प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रॉपर हाथ मिलाना हो, फिर चाहे वो फोटो सेशन के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ पकड़ना हो। पूरा फोटो सेशन चलता रहा लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी का हाथ नहीं छोड़ रहे थे। या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है एमेनुअल मैक्रोन द्वारा सेल्फी लेना वाला वाक्य हो। उसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उस सेल्फी को इंस्टाग्राम के ऊपर भी पोस्ट किया और एक इंडियन सॉन्ग के साथ उसको पोस्ट किया। जी हाँ, धुरंधर के गाने के साथ उस सेल्फी को पोस्ट किया था, जिसने फिलहाल तहलका मचा रखा है। इस शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप भी काफी फनी मूड में नजर आए हैं। फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप का वो वाला वाक्य हो जिसमें वो खुद को लीडर समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां का बॉस मैं हूं, आई एम द बॉस, मेरे बिना फोटो सेशन कैसे हो सकता है। मतलब काफी सारी फनी एक्टिविटी भी चल रही है इस शिखर सम्मेलन के दौरान। देखिए 15 जून 2026 से शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है और कल यानी कि 17 जून 2026 तक ये चला, यानी कि 3 दिवसीय ये एक शिखर सम्मेलन था इस बार। ठीक है, और भी काफी सारे महत्वपूर्ण वाक्य हुए हैं जिनके ऊपर आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, चर्चा करेंगे कि भारत ने अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रखा है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बात कही है, क्या बड़े बदलाव होंगे, क्या समझौते होने वाले हैं, क्या डील होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस बार क्या पर्पस था G7 शिखर सम्मेलन का, उसके बारे में हम प्रॉपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, G7 जो ये है वैसे तो ग्रुप ऑफ 7 होता है, 7 देशों का एक समूह होता है, 7 देश इसके सदस्य होते हैं, लेकिन इस बार 15 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फ्रांस इस बार इसकी मेजबानी कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी को स्पेशल इनविटेशन के साथ यहां पर इनवाइट किया गया था। ठीक है, अब देखिए इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कई सारे बड़े शक्तिशाली देशों के साथ के लीडर के साथ मुलाकात करी। ठीक है, बायलैटरल मीटिंग करी उनके साथ बैठकर, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के पीएम ठीक है मार्क जे कार्नी की मुलाकात हुई। साथ ही मोदी जी ने यूके के पीएम कीर स्टारमर के साथ मुलाकात करी। साथ ही यूएई के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुलाकात करी। साथ ही पीएम ने राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ मुलाकात करी जो कि इजिप्ट के राष्ट्रपति है। ठीक है, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ मुलाकात करी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ इन्होंने मुलाकात करी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केन्या के जो राष्ट्रपति है विलियम रूटो के साथ मुलाकात करी। और भाई जब इन लोगों के साथ मुलाकात कर रहे थे तो इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं मोदी जी, जो कि है इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, इनके साथ भी मुलाकात करी। ठीक है, इनके साथ तो काफी लंबी बातचीत चलती ही है मोदी जी की, और 20 मई को भी रोम में जाकर इनसे मिलकर आए थे। ठीक है, तो काफी देशों के साथ मुलाकात करी और काफी मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने चर्चा करी और काफी बड़ी बड़ी डील इन देशों के साथ होने वाली है, मैं आपको आगे बताता हूं। अब देखिए सारी चीजों के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझना जरूरी है G7 आखिर है क्या। देखिए G7 का जो मतलब होता है वो ग्रुप ऑफ 7 होता है, मतलब 7 सदस्य देशों का एक समूह होता है। ठीक है, कौन कौन से देश इसके परमानेंट सदस्य है देख लो। अमेरिका इसका एक परमानेंट सदस्य है, कनाडा इसका सदस्य है, ब्रिटेन है और फ्रांस है, जर्मनी, इटली और जापान, ये 7 देश इसके सदस्य है। और ये कहा जाता है ये 7 देश यानी कि जो ग्रुप ऑफ 7 G7 के जो सदस्य देश है ना, ये वर्ल्ड की जो टोटल इकोनॉमी है उसका 28% कितना 28% होल्ड करते हैं, यानी कि सबसे पावरफुल और स्टेबल इकोनॉमी वाली ये कंट्रीज है। ठीक है, देखिए वैसे तो ये 7 इसके देश सदस्य हैं, लेकिन इस बार टोटल 15 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। कैसे, देखिए इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन के विशेष निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया। देखिए भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल भारत को स्पेशली इनवाइट किया जाता है क्योंकि भारत बहुत ही स्पीड से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है, डेवलपमेंट के मामले में, विकास के मामले में भारत काफी स्पीड से बढ़ रहा है। इसी वजह से यहां पर भारत को मतलब बुलाया जाता है, स्पेशल इनविटेशन भारत को भेजा जाता है। फिर चाहे वो कोई भी देश उसकी मेजबानी कर रहा हो, लेकिन बुलाया जाता है।
साथ ही इस बार ब्राजील को भी इनवाइट किया गया, केनिया, दक्षिणी कोरिया, यूक्रेन को भी इनवाइट किया गया। हाँ, यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ कुछ बड़ी बातचीत हुई है, यहां पर कुछ बड़े मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, कुछ स्पेशल चीज देने की बात कही है यूक्रेन को रसिया के खिलाफ, उसके बारे में बात करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात, साथ ही कतर और मिस्र के नेताओं ने भी इस बार इसमें भाग लिया। तो टोटल 15 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था। 7 इसकी परमानेंट सदस्य कंट्री है, बाकी स्पेशल गेस्ट के तौर पर यहां पर थी। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि दुनिया के जीडीपी में 28.4% हिस्सा G7 का है। अब सवाल उठता है कि ये G7 ग्रुप ऑफ 7 क्यों बनाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कब बनाया गया। देखिए मेरे भाई, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। ठीक है, पहला शिखर सम्मेलन भी 1975 में हुआ था। इसका मकसद क्या था, इसका पर्पस क्या था जब इसको बनाया गया, क्या सोचकर बनाया गया था। देखिए दुनिया के अंदर, ठीक है, जो आर्थिक संकट आ जाता है अचानक से, ठीक है, उससे निपटने के लिए, ठीक है, आर्थिक संकटों, आर्थिक मुसीबतों से निपटने के लिए इस ग्रुप ऑफ 7 का संगठन किया गया था। मतलब इसको बनाया गया था कि अगर मान के चलो किसी देश में या फिर दुनिया भर के अंदर कुछ आर्थिक संकट आ गया, तेल की कमी पड़ गई, कुछ भी आ गया, पैसे की कमी पड़ गई, ठीक है, तो ये सारे देश मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, पैसा वगैरह इकट्ठा करते थे ताकि इस मुसीबत से निपटा जाए। समझ गए? तो चलिए डिटेल से इसको समझते हैं। देखो 1973 में क्या हुआ, 1973 में दुनिया में तेल संकट पैदा हुआ। इससे निपटने के लिए 1975 में अमेरिका, फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन ने मिलकर G6 समूह का G6 बनाया। मतलब शुरू में ये G7 नहीं था, शुरू में ये G6 था, क्योंकि केवल ये कंट्रीज, 6 कंट्रीज इसमें शामिल थी। ठीक है, अब G7 कब बना, देखो 1975 में फ्रांस में G6 की पहली शिखर सम्मेलन बैठक हुई। अगले साल यानी कि 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया। यानी कि जब 1975 में इसकी शुरुआत हुई तो कनाडा यहां पर नहीं था, केवल 6 देश थे। लेकिन अगले साल 1976 में जब दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ तो कनाडा इस समूह में शामिल हो गया, जिसके बाद ये बन गया G7। लेकिन 1998 से 2013 तक, 1998 से 2013 तक रूस भी इसका सदस्य था। तब इसको G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर 2013 में रूस ने इसे छोड़ दिया था, इससे बाहर हो गया था, सदस्यता छोड़ दी थी। तो ये अब G7 कहलाता है। क्या कहलाता है? G7। समझ गए क्यों बनाया गया था? आर्थिक संकट से, जैसे कि तेल संकट वगैरह, कुछ भी आर्थिक संकट आ गया उससे निपटने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लेकिन अब उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण बता दूं। देखो उदाहरण के लिए G7 ने 2002 में मलेरिया और एड्स से लड़ने के लिए ग्लोबल फंड बनाया। मतलब 2002 में इन्होंने G7 सदस्य देशों ने मलेरिया और एड्स से लड़ने के लिए एक ग्लोबल फंड बनाया। 1998 में वित्तीय संकट के दौरान इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों को आर्थिक मदद दी। यानी कि इन देशों ने मिलकर, जो इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड में क्राइसिस आ गया था, इनको आर्थिक मदद दी। रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन की मदद करने का फैसला भी इन देशों ने लिया था। तो मतलब ऐसे जो आर्थिक मुसीबत, आर्थिक संकट है, उसमें ये देश मदद करते हैं। शुरुआत में जब इसकी शुरुआत हुई तो आर्थिक संकट के लिए, आर्थिक संकट से निपटने के लिए करी गई थी, लेकिन अब कुछ और भी मुद्दे, कुछ और भी विषय इसमें शामिल कर लिए गए हैं। इस साल फ्रांस अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे में G7 समिट फ्रांस के एवियन शहर में हो रही है। इस समिट के एजेंडा में जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस यानी कि यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल तनाव, गाजा, लेबनान और हॉर्मुज रूट की स्थिति, मध्य पूर्व की सुरक्षा चुनौतियां, वैश्विक आर्थिक सहायता, सहयोग और असंतुलन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे शामिल है। यानी कि पहले केवल आर्थिक मुद्दे शामिल थे, लेकिन इस बार देख लो कितने सारे मुद्दे शामिल कर दिए। इस बार का जो मेन एजेंडा है वो जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस है। यानी कि ये जो जंग चल रही है, ठीक है, यूक्रेन का रूस के साथ चल रहा है, ईरान इजराइल अमेरिका का तनाव चल रहा है, लेबनान का चल रहा है, गाजा का चल रहा है, हॉर्मुज रूट बंद पड़ा है। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए, इस मुसीबत से लड़ने के लिए इस बार इसका आयोजन कराया गया। ठीक है, इस साल फ्रांस अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये लाइन रिपीट हो गया। ठीक है,
तो समझ गए। चलो मेरे भाई अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दुनिया की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, मैंने बता दिया 28.4% योगदान है, लेकिन सन 2000 में यह हिस्सेदारी करीब 40% थी, लेकिन पिछले 25 वर्षों में 12% अंक की गिरावट हुई है। ग्लोबल ट्रेड में G7 का दबदबा बहुत जबरदस्त है। दुनिया के कुल निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट में G7 देशों की हिस्सेदारी लगभग 28.9% है। यानी कि दुनिया का जो ग्लोबल ट्रेड जो होता है, जो दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है, तो ये 7 देश सदस्य जो है ना, उसमें 28.9% हिस्सेदारी रखते हैं। मतलब इतना ज्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया के कुल आयात इंपोर्ट्स में इनकी हिस्सेदारी 33.7% है। यानी कि इंपोर्ट के मामले में ये जो दूसरी कंट्री से सामान इंपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, उसमें 33.7% इनकी हिस्सेदारी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, समझ गए कि भाई G7 का आयोजन क्यों कराया गया। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी को स्पेशल इन्विटेशन भेजा गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी 15 जून को फ्रांस में पहुंचे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर क्या बात रखी जो कि काफी इफेक्टिव थी। काफी सारे लोग इससे इफेक्ट हुए, मतलब काफी सारे लोग चौंक गए कि यार मोदी जी ने रियल में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, इन्होंने जो मुद्दा उठाया वो समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सके। उनकी सुरक्षा करना या फिर उनकी रक्षा करना हमारा काम है। देखिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा था, ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका की जंग चल रही थी, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था वो तो ठप पड़ा था। लेकिन फिर भी जो नाविक थे जहाजों के ऊपर, जो नाविक होते हैं, सेलर होते हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेटा भी दिया कि पिछले 108 दिनों में 46 जहाजों के ऊपर हमला हुआ, जिसमें से 6 भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा है कि भाई अगर जंग चल रही है, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी समुद्र के अंदर जो हमारी नाविक है, जो जहाज चल रहे हैं, ठीक है, समुद्री रास्तों की जो सुरक्षा है वो हमारी जिम्मेदारी है। वो किसी भी हालत में सुरक्षित रहने चाहिए। ये मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया, क्योंकि हाल ही में यहां पर एक जहाज के ऊपर अमेरिका नेवी ने अटैक कर दिया था, जो कि यूएई का जहाज था, लेकिन उस पर 24-25 भारतीय थे, 3 भारतीयों की उस पर मौत हो चुकी थी। तो इस चीज का टोंट मारते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मुद्दे को उठाया। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद पड़ा हुआ है, समुद्री रास्ता बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आयात निर्यात ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड को नुकसान हो रहा है, उस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर उठाया है कि ग्लोबल ट्रेड की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसे हमें बचाना है। तो इस चीज का यह मुद्दा भी प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया। तो गाइज अब बात करते हैं कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, इनको भी इनवाइट किया गया था फ्रांस के द्वारा। तो इनको यहां पर क्या दिया गया, देखिए G7 समिट में यूक्रेन को बड़ा समर्थन मिला, एयर डिफेंस मजबूत करने पर सहमति। G7 समिट में यूक्रेन को सुरक्षा और सैन्य मदद बढ़ाने का भरोसा मिला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि देशों ने यूक्रेन की एयर डिफेंस सक्षमता बढ़ाने, मजबूत करने, एनर्जी सेक्टर को समर्थन देने और रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए नए ठिकानों पर सहमति जताई है। ठीक है, यानी कि ये जो G7 सदस्य देश हैं, ये यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे उनकी क्षमता बढ़ेगी यूक्रेन की, और वो रशिया के सामने और अच्छे से मजबूती से खड़ा हो पाएगा। G7 सदस्यों के नेताओं ने फिर से कहा कि वे यूक्रेन की आजादी और उसकी सीमाओं की रक्षा करने में रक्षा के समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने यूक्रेन को ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें और दूसरी सैन्य मदद देने का वायदा किया है। यानी कि ये सारी जो कंट्रीज है जो G7 के सदस्य हैं, ये मिसाइल्स प्रोवाइड करेंगी यूक्रेन को, डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराएंगी यूक्रेन को, ठीक है, दूसरी और भी सैन्य मदद प्रोवाइड करेंगी। साथ ही रूस की युद्ध से जुड़ी अर्थव्यवस्था पर सख्त प्रतिबंध लगाकर उस पर दबाव बढ़ाने की बात भी कही है। तो यहां पर भाई जेलेंस्की को काफी ज्यादा फायदा हुआ है इस बार G7 का इसमें शामिल होने का, क्योंकि काफी स्पेशल मदद दी जाएगी। तो जेलेंस्की के साथ तो एक अलग मीटिंग हुई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अलग से बैठे थे जेलेंस्की के साथ। ठीक है, वहीं पर नाटो के जो अध्यक्ष हैं मार्क रूट, उन्होंने भी चीन के ऊपर बात कही है, क्योंकि यहां पर एक मुद्दा उठा था G7 में कि अरब में, ठीक है, फिर चाहे वो मतलब जो अरब देश है हमारे गल्फ है, उसमें जो चीन है वो अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। तो यहां पर नाटो ने कहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, चीन के ऊपर हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बैठा रखी है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जो है मार्क रूट ने कहा कि संस्था लगातार चीन पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा नाटो लगातार यह देखने की कोशिश कर रहा है कि चीन फिलहाल क्या कर रहा है, यानी कि चीन के ऊपर फिलहाल
नजर बनाई हुई है, क्योंकि चीन जो है भाई वो छुपा रुस्तम है, कब किसे चुपके से पीछे से सपोर्ट कर दे कोई नहीं जानता, और चीन किसी से डरता भी नहीं है, जम के डट के खड़ा रहता है। इसी वजह से चीन का डर सभी को लगा रहता है। तो भाई इस मीटिंग में पीएम मोदी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बगल में ही बैठे थे। उन्होंने समुद्री रास्तों की सुरक्षा और यह पक्का करने पर जोर दिया कि समुद्री नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सके। हाल ही में अमेरिका ईरान के बीच हुए टकराव में 3 भारतीय नाविकों की मौत, इस मौत की तरफ इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग समुद्र के रास्ते ग्लोबल ट्रेड को जारी रखते हैं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। साथ ही मीटिंग में पश्चिमी एशिया के हालात, हॉर्मुज स्ट्रेट और अमेरिका से ऊर्जा आयात जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करी। भारत और अमेरिका लंबे वक्त की ऊर्जा साझेदारी के लिए उत्सुक है और ट्रेड डील अंतिम चरण पर है। भारत और अमेरिका की अगले कुछ हफ्तों में इस पर काम पूरा होने की उम्मीद है। देखिए कल प्रधानमंत्री और मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग भी हुई है, ठीक है, वो 6 बजे के आसपास हुई है। अभी तक उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता चला। हालांकि उन्होंने बात करी है एनर्जी के बारे में कि एनर्जी इंपोर्ट करेगा भारत अमेरिका से, ठीक है, ट्रेड डील के ऊपर बात करी है, कुछ और समझौतों के ऊपर बात करी है। तो एग्जैक्ट डिटेल कल तक निकल के आ जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में 108 दिनों में 46 जहाजों पर हमला हुआ, ये भी पॉइंट रखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, समझ गए। और भी काफी सारी चीजें यहां पर हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएई के प्राइम मिनिस्टर से भी बात करी, ठीक है, और जो व्यापार है उसको बढ़ाने का वायदा भी किया है कि यूएई और जो भारत है उसके बीच में जो व्यापार है वो और ज्यादा मजबूत होगा, व्यापार को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा आने वाले टाइम में, जिससे दोनों देशों को बहुत ज्यादा फायदा यहां पर मिलने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी चीजें यहां पर हुई है और 17 तारीख तक ये मीटिंग जो है चली है, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहेगी इस बार। और देखिए ये पहली बार नहीं है कि भारत को यहां पर इनवाइट किया गया, इससे पहले भी भारत G7 में 13 बार शामिल हो चुका है, मतलब 13वीं बार इस बार शामिल हुआ है। टोटल 13 बार भारत के जो प्रधानमंत्री है वो शामिल हुए। सबसे पहले G7 में जो ब्रिटेन में हुई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में शामिल हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ब्रिटेन में 2005 में, रूस में 2006, जर्मनी 2007, जापान 2008 और इटली के 2009 में शामिल हुए। उसके बाद से लगातार नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में 2019, ब्रिटेन में 2021, जर्मनी 2022, जापान में 2023, इटली में 2024 में, कनाडा 2025 और फ्रांस 2026 में इस बार शामिल हुए। यानी कि लगातार भारत को यहाँ पर इन्वाइट किया जाता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर भारत को कितना महत्वपूर्ण एक स्पेशल दर्जा दिया जाता है इतने बड़े शिखर सम्मेलन में, ठीक है। तो बाकी और किन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई ये हम बात करेंगे कल या फिर परसों वाली वीडियो में, क्योंकि अभी मीडिया के सामने जो नेता है अलग अलग देश के या फिर भारत के प्रधानमंत्री है वो आएंगे और मीडिया के सामने खुलकर उन मुद्दों के बारे में जिक्र करेंगे जिसको मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको, एक मोटा मोटा बता दिया कि भाई किन मुद्दों के ऊपर यहाँ पर चर्चा हुई। तो चलिए मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।